दोस्तों, आर के इंडियन में आप सबका दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कोशिका का ही भाग है। इसके पढ़ने के बाद आपका एकदम क्लियर ही आपका डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए इसके लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे कि संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए देखते हैं, कोशिका का थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद इसके आगे देखेंगे। तो कोशिका का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कार्क नामक एक पेड़ में खोज किया था। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका कौन होती है? सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछे तो न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन से होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, यानी इसको बोलते हैं ओवम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम। ये कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ स्त्रियों में पाए जाते हैं, यानी फीमेल में पाए जाते हैं। और सबसे छोटा अगर पूछे मानव में कौन सा कोशिका है तो शुक्राणु, यानी स्पर्म। वो किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं, यानी मेल में पाए जाते हैं, वो स्त्रियों में नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कोशिका। कोशिका का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? कोशिका है। ऊपरी वाले थी कोशिका के अंदर वाले भाग को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। अंदर वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। इसके एक बाहरी लेयर होता है, इसके एक बाहरी लेयर होता है। मान लीजिए कि ये बाहरी लेयर है, तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते थे? तो एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती थी, और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या था? हम लोग जो श्वास लेते थे उसके बाद एक क्रेब्स चक्र चलता था। वो क्रेब्स चक्र 38 एटीपी का निर्माण करता था। वही 38 एटीपी ग्लूकोज और ऊर्जा का निर्माण करता था, ग्लूकोज और एनर्जी देता था। वही क्या देता था? श्वास लेते थे, क्रेब्स चक्र चलता था, क्रेब्स चक्र 38 एटीपी का निर्माण होता था, उसके बाद ग्लूकोज और ऊर्जा का निर्माण होता था। उसके माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग देखेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करता था? कहीं कहीं की एनर्जी मतलब जहाँ से खत्म हो जाती है तो दूसरे जगह से एनर्जी लाकर उस जगह डालना, ये परिवहन का कार्य कौन करता था? गोल्गी बॉडी करता था। गोल्गी बॉडी करता था। उसके बाद एक पाया जाता था, क्या पाया जाता था यहाँ पर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार के होता था, एक वसा वाला भाग, एक रुधित मतलब कि खुदरा खुदरा, जिसमें राइबोसोम पाया जाता था, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता था। उसके बाद एक पाया जाता था साइट्रोसोम। साइट्रोसोम क्या होता था ना कि ये कोशिका विभाजन में जो कार्य करता था, हेल्प करता था, वही साइट्रोसोम के ही कारण कोशिका विभाजन होता था। तो साइट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन होता था। उसके बाद क्या बनता था? साइट्रोसोम के बाद यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता था। क्या होता था? न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या होता था? केंद्रक। यही न्यूक्लियस क्या करता था? सभी कोशिकाओं के अंग को नियंत्रण करता था, और कोशिका का दिमाग भी न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कहा जाता है। उसके बाद लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है? खराब चीजों को नष्ट कर देता है। और कभी सभी अगर अंग कार्य करना बंद कर देते हैं कोशिका के अंदर वाला, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। अब जिससे इसको एटम बम भी कहा जाता है। एटम बम भी कहा जाता है। और सभी कोशिकाओं के अंग को नष्ट कर देता है, खुद भी नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता था? प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
है। चलिए हम लोग कोशिका का रिवीजन कर लिए। उसी के अंदर एक केंद्रक के अंदर ना एक न्यूक्लियो एसिड पाया जाता है। यही केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लियो एसिड पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये न्यूक्लियो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये दो प्रकार के होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो पहले हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस एसिड पाए जाते हैं। और इसके अंदर एक गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए किसका बना होता है? जीन का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? जीन का बना होता है। तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन। और यही वंशानुगत का आधार होता है। यानी हम लोग को माता पिता का जो गुण आता है ना, ये जीन के कारण आता है। कभी कभी ऑप्शन में नहीं होगा तो डीएनए भी बोल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो गुणसूत्र के बारे में अब चलिए देखो हम डिटेल से समझते हैं। तो पहले गुणसूत्र मानव में कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो मानव में कितने गुणसूत्र होंगे? 23 जोड़ी। और संख्या कितनी होगी? 46। संख्या कितनी होगी? 46। तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 और जोड़ी में 23। हम लोग गुणसूत्र पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा इसका रिवीजन करेंगे और डिटेल्स के साथ रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मानव में जब 46 पाई जाती है ना, सबसे कम जीवाणुओं में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। तो 46 जो पाई जाती है ना, तो देखते हैं कि कैसे बच्चे होते हैं। कभी कभी लड़का हो जाता है, कभी लड़की हो जाती है। तो इसी से पता चलता है कि लड़का कैसे होता है और लड़की कैसे होती है। तो मान ले कि ये फीमेल है, एक क्या है? फीमेल। एक क्या है? मेल। तो फीमेल में भी 23 जोड़ी होंगे और मेल में भी 23 जोड़ी होंगे, यानी दोनों में 46 होंगे। तो इसमें मान ले कि 23 जोड़ी, और इसमें भी 23 जोड़ी। 22 जोड़ी जो होता है ना, ये दोनों में समान होता है। पुरुषों में भी समान होता है और महिलाओं में भी समान होता है। यानी 22 जोड़ी एक समान होता है। एक गुणसूत्र, एक जोड़ी के चलते लड़का और लड़की में अंतर आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो मान लें कि फीमेल का 22 और मेल का भी 22। तो एक जो बच गया उसको बोलते हैं XY। संख्या में 2 गो और जोड़ी में 1 गो। इसमें क्या होते हैं? इसमें XX होते हैं, सॉरी, फीमेल में XX होते हैं, मेल में क्या होंगे? X और Y। तो फीमेल में 22 प्लस XX और मेल में 22 प्लस XY। अगर मान लीजिए ये वाला है ना, तो अगर ये 22 से 22 कितने हो जाएंगे? 44। कितने हो जाएंगे? 44। तो जब ये 44 यहाँ पर हम समझा रहे हैं, तो 22 और 22 कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। अब कितना बच गया? 2। तो अगर फीमेल का हमेशा X आएगा, क्योंकि X है तो हमेशा X आएगा। तो अगर फीमेल का X आया, X तो आएगा ही आएगा। मेल का अगर X आया, तो X जब होता है तो वो क्या हो जाता है? लड़की हो जाती है। अगर मेल का, फीमेल का X हमेशा आएगा। अगर मेल वाला Y आ गया तो ये लड़का हो जाएगा। XY हो गया तो लड़का हो जाएगा। तो अगर 22 समान होते हैं, अगर मेल में फीमेल में हमेशा XX होता है। डिपेंड किस पे करता है? लड़का पर। डिपेंड किस पे करता है? लड़का पर। अगर लड़का वाला X आ गया तो लड़की होगी। अगर लड़का वाला अगर Y आ गया तो लड़का होगा। तो डिपेंड, अगर लड़का लड़की होने का अगर जो कारण होता है ना, वो लड़कों पर डिपेंड करता है, न कि लड़कियों पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग आम तौर पर हम लोग गंवार होने, कितने लोग गंवार होने के कारण कुछ भी बोल देते हैं, लड़कियों में दोष दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है, लड़का लड़की सब समान होता है। लेकिन अगर लड़का लड़की होने का कारण है तो वो किस पे है? लड़का पे डिपेंड करता है। लड़का पे डिपेंड करता है। 22 समान होते हैं। अगर लड़का वाला X आ गया तो लड़की हो जाएगी। अगर लड़का वाला Y आ गया तो क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। हम इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो शुक्राणु और अंडाणु पढ़ाएंगे ना, तो कैसे वो लड़के होते हैं, कैसे डबल बच्चे हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग शुक्राणु और अंडाणु के बारे में पढ़ाएंगे। तो उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो डीएनए, अब डीएनए, इसी के डीएनए देखेंगे। तो डीएनए की खोज जो किया था ना, वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक। या डबल है, इसका बोलता है कि संरचना किसने दिया था?
तो वाटसन एवं क्रिक। खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक। ये जो मॉडल है ये कौन सा मॉडल है? तो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए का मॉडल कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएनए का मॉडल ऐसे होता है, दिखा रहे हैं आपको। तो डीएनए का ऐसे होता है, ये डीएनए का मॉडल होता है, यही डीएनए का मॉडल होता है। यही मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं और हिंदी में द्विकुंडली बोलते हैं। हिंदी में द्विकुंडली बोलते हैं। हिंदी में द्विकुंडली बोलते हैं। ये डीएनए जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ना दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। शुगर का मतलब कि ये दोनों आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन शुगर अगर डीएनए में होगा तो शुगर डीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए में होगा तो क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये शुगर दोनों में होते हैं। तो इसमें अगर डीएनए वाला होगा तो शुगर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, अगर आरएनए में होगा तो शुगर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूरिन और एक होता है पाइरेडिन। एक होता है यूरिन और एक होता है पाइरेडिन। यूरिन जो होता है ना, ये भी दो प्रकार के होता है। एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। और पाइरेडिन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन। यही थायमिन जाकर के आरएनए में चेंज हो जाता है। थायमिन के जगह यूरेसिल बन जाता है। हम आरएनए के पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यूरेसिल हो जाता है, जिससे वो डीएनए से आरएनए में चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको अगर शॉर्ट में हम याद करने का एक ट्रिक बनाए, एडिनिन को ए लिख देंगे और ग्वानिन को क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। अगर साइटोसी को सी लिख देंगे और थायमिन को टी लिख देंगे तो AGCT। इसके आसानी से ट्रिक को ये देखेंगे। आमतौर पर गांव देहात में बोलती है औरत ही एजी, सुनी जी, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वही एजी का मतलब जानते हो औरतें क्या कहना चाहती है? ए गदहा। और सुनो जी, सुन रे गदहा। हाँ जी, हाँ ही गधा। ऐसे जब आदमिया बोलता है हाँ जी, तो हाँ ही गधा, वो अपने आप को भी गधा कह लेता है। तो AG यानी एडिनिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन और थायमिन मतलब टी। तो इसको कैसे याद करेंगे? AG चलिए AG घुमाई CT। तो AG घुमाई CT, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इस तरीके से हम लोग घुमा लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे औरतें कहती है गांव में घूमते घूमते थोड़ा बोर हो गई हैं, तो इसीलिए कहती है AG घुमाई ना CT, और इसे याद कर लेंगे। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इसको आसान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि डीएनए में क्या पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है। तो डीएनए में सिर्फ थायमिन के, आरएनए में थायमिन के जगह क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। यही अंतर होता है, नहीं तो सब लगभग हम आगे देखेंगे आरएनए के बारे में। चलिए देखते हैं, फिर अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो गुणसूत्र 23 होते हैं और इस फीमेल और मेल में दोनों में 22 जोड़ी समान होते हैं। एक जोड़ी के कारण वो मेल या फीमेल में चेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड डीएनए दो प्रकार के होते हैं, वो एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के, यूरिन और पाइरेडिन। यूरेन भी दो प्रकार के, एडिनिन, ग्वानिन, और पाइरेडिन भी दो प्रकार के, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए का खोज किसने किया था या उसकी संरचना किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। दिया था। डीएनए का देखिए संरचना ऐसे होता है। ये डीएनए की संरचना है। ये क्या है? डीएनए की संरचना है। तो डीएनए की जो संरचना है ना, ये होता है। इसकी लंबाई जो होती है ना, ये 34 mm स्ट्रॉन्ग होती है। 34 mm स्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है? 34 mm स्ट्रॉन्ग होती है। 34 mm स्ट्रॉन्ग। यही डीएनए जीन से मिलकर बना होता है। यही डीएनए जो किससे मिलकर बना होता है? जीन से मिलकर बना होता है। और इसमें भी पाए जाते हैं एडिनिन, ग्वानिन। इसमें भी पाए जाते हैं एडिनिन, ग्वानिन, ऐसे इसमें पाए जाते हैं। अंदर इसके पाए जाते हैं। एडिनिन किससे? एडिनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ जाता है इसमें, इसके अंदर। चलिए देखते हैं आरएनए के बारे में।
तो आरएनए डीएनए के बारे में हम लोग ठीक से पढ़ लिए, डिटेल से पढ़ लिए, उसके बाद आरएनए के देखते हैं। तो डीएनए से आरएनए में क्या अंतर होता है, इसमें क्या चेंजेस होता है, इसको देखेंगे। तो आरएनए में क्या होता है, जिसका जो शुगर होता है, इसमें शुगर क्या था, शुगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें भी शुगर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, यही दोनों अंतर होता है। इसमें राइबोज होता है या उसमें डीराइबो होता है। इसके में बेस क्या होता है, तो थायमीन के जगह हम बता रहे थे, थायमीन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो थायमीन के जगह यूरेसिल हो जाता है। अगर डीएनए में से आरएनए, अगर आरएनए बनाना है उसमें से थायमीन निकाल दिया जाता है। इसका मॉडल कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, तो इसकी संरचना जो होती है ना, ये एक कुंडली होती है, एक कुंडली होती है, एक कुंडली होती है। ऐसे इसकी संरचना बना दे रहे हैं, तो ऐसे 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 होती है। डीएनए में डबल होता था, आरएनए में एक होता है, आरएनए में एक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक कुंडली बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसको प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन पूछता है कि आरएनए का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब प्रोटीन कैसे बनता है इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो हमारे शरीर में प्रोटीन 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन होता है, 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो एसिड या एमिनो अम्ल बोल सकते हो। तो ये 20 एमिनो एसिड जो होता है ना, तो 10 जो एमिनो एसिड होता है हमारे शरीर में पहले से ही होता है, 10 भोजन के द्वारा मिलता है। यही 10 मिल जाते हैं ना, तो क्या एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, 10 अनावश्यक होता है, यानी शरीर में ही होता है। 10 जो होता है हम लोग के भोजन के द्वारा मिलता है। तो 10 जो कहाँ से मिलता है, ये शरीर में होता है, ये भोजन के द्वारा मिलता है। जो आवश्यक होता है वो भोजन के द्वारा मिलता है। तो 10 और 10 मिलकर क्या हो जाएंगे, 20। 10 मिलकर के 20 हो जाएंगे। अब 20 बराबर क्या होता है, एक प्रोटीन। 20 बराबर क्या होता है, एक प्रोटीन। इस तरीके से हमारा एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, इस तरीके से हमारे एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इसके बारे में देख लिए, न्यूक्लिक एसिड, थायमीन की जगह यूरेसिल, रचना एक कुंडली होता है और कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब आरएनए के हम लोग क्या टाइप देखेंगे, आरएनए का टाइप देखेंगे, यानी आरएनए के प्रकार देखेंगे। आरएनए कई प्रकार के होते हैं। तो आरएनए रियल में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पर एम आरएनए, एक होता है टी आरएनए, एक क्या होता है, टी आरएनए। एक होता है आर आरएनए, एक क्या होता है, आर आरएनए, स्मॉल में होते हैं, आर आरएनए। तो एक एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, इनका कार्य क्या होता है, ये तीनों का कार्य क्या होता है। तो एम आरएनए ना मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। एम मतलब मैसेंजर। ये क्या करता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें से जो एमिनो एसिड आते हैं, एमिनो अम्ल आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये उसी को देखते रहता है, एम आरएनए कि आ रहा है कि नहीं। जो ही आता है ना इसे देखता रहता है, जो ही आता है ना उसको पहचानता है, उसको पकड़ लेता है। अब पकड़ करके टी आरएनए को दे देगा कि ले जो ये टी आरएनए ले जा करके आर आरएनए को दे देगा, ये निर्माण कर देगा। ये क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो एम आरएनए पहचानेगा, टी आरएनए ट्रांसफर करेगा। टी मतलब ट्रांसफर, आर मतलब राइबोज, तो एम आरएनए क्या करता है, ये पकड़ लेता है। ये क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, मैसेज ले लेता है, मैसेज देख लेता कि हाँ आ गया। अब पकड़ कर टी आरएनए को ट्रांसफर करने के लिए दे देता है, आर आरएनए बना लेता है। तो एम आरएनए क्या करता है, ये सूचना पहचानता है। ये क्या करता है, पहचानता है। और टी आरएनए क्या करता है, परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन करता है। और आर आरएनए क्या करता है, निर्माण कर देता है। आर आरएनए क्या करता है, निर्माण करता है। इस तरीके से एम आरएनए पहचानेगा, देखेगा, अगर यही लेकर चला जाएगा तो पीछे वाला तो भाग जाएंगे, इसीलिए ये ले नहीं जाता है, दे देता है टी आरएनए को। टी आरएनए इसको निर्माण करने के लिए दे देते हैं। तो एम आरएनए पहचान करेगा, टी आरएनए परिवहन करेगा और आर आरएनए निर्माण करेगा। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोज आरएनए। चलिए थोड़ा देखते हैं।
चलिए देखते हैं डीएनए से अब आरएनए का निर्माण कैसे होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है और डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से फिर डीएनए की बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। लेकिन प्रोटीन से आरएनए का निर्माण नहीं होता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण जो होता है उसको रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे डीएनए आरएनए के बारे में समझ गए। डीएनए द्विकुंडली होता है, आरएनए एक कुंडली होता है। इसमें आरएनए डीएनए में क्या अंतर होता है? थायमिन के जगह यूरेसिल हो जाता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे रहिएगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और डीएनए का खोज वाटसन क्रिक ने किया था। इस तरीके से हम लोग की कोशिका के बारे में डिटेल समझ गए। इसके आगे हम लोग कोशिका का विभाजन समझेंगे कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।